दोस्तों, इस दुनिया का चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह कहीं भी महसूस करता है, तो वो होता है उसकी माँ का आँचल। न जाने भगवान ने माँ को ऐसा कौन-सा वरदान देकर इस दुनिया में भेजा है कि कोई भी बच्चा जब भी रोते बिलखते हुए अपनी माँ की गोद में जाता है, तो अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता है। लेकिन आज की कहानी में एक कलयुगी माँ अपनी ही बच्ची के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलती है कि जब उसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है, तो कहीं न कहीं लोगों को माँ की ममता से भरोसा ही खत्म हो जाता है और हर कोई यही कहता है कि भगवान ऐसी माँ दुनिया के किसी बच्चे को न दे। वाक़ई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है हरदोई और इसी हरदोई था ज़िले में एक थाना पड़ता है सांडी। इसी सांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नेकपुर और इसी नेकपुर गांव का रहने वाला है संतोष सिंह। संतोष सिंह की पत्नी का नाम है सरिता। संतोष के टोटल 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटा और 1 बेटी। बड़ा बेटा मोनू, जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास, दूसरी बेटी रचना, जिसकी उम्र है लगभग 13 साल के आसपास, और 2 बच्चे, जिनमें से एक की उम्र है 9 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र है लगभग 8 साल के आसपास। संतोष जो सिलाई का काम करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। इधर संतोष की पत्नी सरिता भी अपने घर में ही 2 दुकान कर रखी है, जिस दुकान से भी अच्छे पैसे कमाती है। संतोष की पत्नी सरिता अपना दुकान बड़े बेटे मोनू के साथ चलाती है। मोनू जो 7वीं क्लास तक पढ़ाई करता है और जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पढ़ाई छोड़ देता है। लेकिन रचना अपने ही इलाके से 8वीं क्लास की पढ़ाई करती है। पढ़ाई में जितनी होशियार है, दिखने में भी उतनी ही खूबसूरत है। संतोष अपनी बच्ची से इतना प्यार करता है कि उसका बेहतर भविष्य बनाने के लिए उसके नाम पर 10 बीघा ज़मीन की रजिस्ट्री भी कर देता है। संतोष अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर समाज में एक काबिल इंसान बनाना चाहता है। ये बात है 23 अक्टूबर 2023 की सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास। जब नेकपुर गांव के लोग सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो एक महिला की चीख पुकार सुनते हैं। लोग जब उस महिला के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो मालूम चलता है कि चीखने चिल्लाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि संतोष की ही पत्नी सरिता है। दरअसल सरिता की गोद में उसकी बेटी रचना की डेड बॉडी पड़ा हुआ था। संतोष अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेकर जोर जोर से रो रही थी। दरअसल रचना के गले से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। लोग जब इस बारे में सरिता से पूछताछ करते हैं तो सरिता कहती है कि मेरी बच्ची को कैंसर की बीमारी हुआ था। शायद देर रात को कैंसर फट गया है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की मौत हो गई है। लेकिन लोगों को सरिता की बातों पर भरोसा ही नहीं होता है, इसलिए इस बात की जानकारी लोगों ने नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ सरिता के घर पहुंच जाती है और सबसे पहले रचना की डेड बॉडी का मुआयना करती है। रचना के गले का निशान देखकर पुलिस साफ अंदाज़ा लगा लेती है कि रचना की मौत कैंसर फटने से नहीं बल्कि उसकी किसी तेज़ धारदार हथियार से हत्या किया गया है। पुलिस जब इस बारे में सरिता से पूछताछ करती है तो सरिता कहती है कि साहब, पूरा परिवार रात के समय एक साथ ही खाना खाया था। खाना खाने के बाद मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर बाहर दलान में सोई थी और मेरी बच्ची भीतर के कमरे में सोने के लिए चली गई थी। दोस्तों, इस कहानी में मैं आपको बताना भूल गया कि दरअसल संतोष की 3 साल पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। सरिता जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस उस कमरे में जाती है जिस कमरे के बिस्तर पर रचना की डेड बॉडी पड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस जब कमरे के भीतर प्रवेश करती है तो देखती है कि कमरे के भीतर जितना भी सामान है सब अपनी अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। लेकिन कमरे में रचना का मोबाइल फ़ोन नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि रचना के पास स्मार्टफोन था। पुलिस जब रचना के मोबाइल फ़ोन के बारे में सरिता से पूछताछ करती है तो सरिता कहती है कि साहब, मैं भी रचना का मोबाइल हर जगहों पर तलाश कर चुकी हूँ, लेकिन रचना का मोबाइल कहीं नहीं मिल रहा है। पुलिस सबसे पहले रचना की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
और फिर सरिता की ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस जब घटनास्थल का बारीकी से मुआयना करती है तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसने भी सरिता की हत्या किया है जरूर उसका कोई अपना नज़दीकी ही रहा होगा। पुलिस इस मामले की छानबीन करते हुए फिर से सरिता के घर जाती है। पुलिस जब जाकर फिर से जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि घर में घुसने का मात्र एक ही रास्ता मौजूद है। पुलिस इस बारे में सरिता से पूछताछ करती है तो सरिता कहती है कि साहब रात के समय दरवाज़ा भी भीतर से बंद था और कोई भी दरवाजे से भीतर गया ही नहीं है। सरिता जैसे ही इस तरह की बातें कहती है पुलिस वालों को कहीं ना कहीं सरिता के ऊपर ही शक होने लगता है, लेकिन पुलिस सिर्फ शक के आधार पर ही सरिता को अपनी हिरासत में नहीं लेती है, बल्कि सरिता की सच्चाई के बारे में पता लगाने के लिए उसके ही गांव के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब सरिता के बारे में गांव के लोगों से पूछताछ करती है तो एक ऐसी जानकारी मिलती है कि पुलिस उसी जानकारी के आधार पर 29 अक्टूबर 2023 को सरिता को अपनी हिरासत में ले लेती है और लेकर थाने आती है। पुलिस जब सरिता से उसकी ही बेटी रचना की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो रचना भी पुलिस के सवालों के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सरिता जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो वाकई में इसे सुनकर हर कोई यही कहता है कि भगवान ऐसी माँ दुनिया के किसी बच्ची को न दे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक 3 साल पहले। संतोष जो सिलाई का काम करता है दिखने में भी बेहद ही सीधा साधा है। संतोष अपने परिवार वालों से बेइंतहा प्यार करता है। इधर उसकी पत्नी के 4 बच्चे हो जाने के बावजूद भी सरिता की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती है। सरिता अक्सर सज संवर कर ही नहीं रहती है बल्कि गैर लोगों से भी काफ़ी मजाकिया अंदाज में बातचीत भी करती है, लेकिन संतोष को उसकी ये आदत पसंद नहीं आती है। संतोष अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सरिता अपने पति की एक भी बात नहीं मानती है। संतोष के ही गांव का रहने वाला है सर्वेश। सर्वेश जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो कुंवारा लड़का है। दरअसल संतोष और सर्वेश के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, इसलिए दोनों एक साथ बैठकर पार्टी करते हैं और अक्सर साथ में शराब भी पीते हैं। एक दिन संतोष सर्वेश को लेकर अपने घर जाता है और दोनों एक साथ बैठकर घर के भीतर ही शराब पीते हैं। लेकिन सर्वेश जब पहली बार संतोष के घर जाता है तो जब संतोष की पत्नी सरिता को देखता है तो सरिता की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। उसके बाद से सर्वेश अब अक्सर संतोष के घर आना जाना शुरू कर देता है, लेकिन सर्वेश जब भी संतोष के घर जाता है तो संतोष की पत्नी सरिता की तरफ बहुत ही अजीब निगाहों से देखता है। दरअसल सर्वेश को कहीं ना कहीं सरिता पसंद आने लगती है। इधर सरिता का भी वही हाल होता है। धीरे धीरे सरिता भी सर्वेश को पसंद करने लगती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजर जाता है, आखिर ना चाहते हुए भी सर्वेश और सरिता के बीच में प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध बन जाता है। लेकिन दोनों के बीच में जब पहली बार अवैध संबंध बनता है तो उस दिन 2 रिश्ते टूट जाते हैं। सरिता अपने पति को तो धोखा देती ही है, सर्वेश भी अपने दोस्त के साथ दगाबाजी पर उतर जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय और गुजर जाता है, आखिरकार एक दिन संतोष की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। संतोष जब इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाता है तो इस वजह से सरिता के जीवन में भी कोई बदलाव नहीं आता है। सरिता कुछ दिनों तक तो अपने पति के गम में रहती है, लेकिन उसके बाद सर्वेश को अपने घर में ही नहीं बुलाती है बल्कि उसके साथ बाहर भी घूमना और मुलाकात करना शुरू कर देती है। दरअसल सरिता को अब कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। जैसे ही कुछ साल का समय और गुजर जाता है, एक दिन सर्वेश का ही बड़ा भाई अभिमन्यु की नज़र सरिता के ऊपर पड़ती है। दरअसल सरिता और सर्वेश का प्यार इस प्रकार से खुलेआम हो चुका था कि दोनों के बारे में आस पड़ोस के लोग भी जान चुके थे। अभिमन्यु को भी सरिता और सर्वेश के बारे में सारी बातें मालूम चल चुका था। अभिमन्यु को बेहतर तरीके से पता था कि उसके भाई के साथ सरिता का अवैध संबंध चल रहा है। इसके बावजूद भी अभिमन्यु सरिता के पीछे घूमने लगता है। अभिमन्यु एक दिन जाकर सरिता से अपने दिल की बात भी कह देता है।
अभिमन्यु जैसे ही अपने दिल की बात कहता है तो सरिता अभिमन्यु को समझाते हुए कहती है कि तुमको तो मालूम ही है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई के संपर्क में रहती हूँ। इस पर अभिमन्यु सरिता को समझाते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुमने उससे शादी तो नहीं किया है ना? अगर तुम मेरे साथ भी कुछ समय बिता लोगी तो क्या हो जाएगा? इसके बदले में मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। सरिता भी अभिमन्यु की बातों में आ जाती है और फिर अभिमन्यु के साथ भी सरिता का अवैध संबंध शुरू हो जाता है। उसके बाद से सरिता का अवैध संबंध अभिमन्यु और सर्वेश दोनों भाइयों के साथ में शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी सरिता के सारे बच्चों को मालूम चल जाता है। लेकिन सरिता किसी तरह अपने सारे बच्चों को भी अपने काबू में कर लेती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब सरिता की बेटी रचना को मालूम चल जाता है तो रचना काफ़ी गुस्से में आ जाती है। रचना अपनी माँ को काफ़ी समझाने का प्रयास भी करती है, लेकिन रचना जब भी अपनी माँ को रोक टोक करती है तो सरिता को रचना के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। 22 अक्टूबर 2023 को हर दिन की तरह रात के समय अभिमन्यु सरिता से मुलाकात करने के लिए उसके घर गया था। उस समय सरिता अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला चुकी थी। रात के समय जब सरिता और अभिमन्यु एक दूसरे से संबंध बना रहे थे तो उसी समय रचना की नींद खुल जाती है और फिर रचना दोनों को बेहद आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। रचना जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखती है तो अपनी माँ को धमकी देते हुए कहती है कि अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। दरअसल रचना जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले कि रचना की आवाज़ घर से बाहर निकलती उससे पहले ही सरिता अपनी बच्ची का मुंह दबा देती है। फिर भी रचना की आवाज़ सुनकर उसका बड़ा भाई मोनू जाग जाता है और वो भी जब सरिता के पास आता है तो सारा नज़ारा देख लेता है। इधर सरिता इस तरह से गुस्से में आ जाती है कि अब अपनी इस झंझट को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का फैसला कर लेती है। सरिता अपने बेटे मोनू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि रचना का दोनों पैर पकड़ लो। मोनू भी रचना का दोनों पैर पकड़ लेता है। साथ ही साथ सरिता अभिमन्यु से कहती है कि रसोई में एक तेज धारदार चाकू पड़ा है, उसको लेकर आओ। अभिमन्यु जब रसोई से वो चाकू लेकर आता है तो सरिता कहती है कि चाकू रचना के गले पर चला दो। अभिमन्यु भी वो तेज धारदार चाकू रचना के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही रचना की मौत हो जाती है। उसके बाद सरिता अभिमन्यु को वापस भेज देती है और फिर अपनी बच्ची की डेड बॉडी को उठाकर बेड पर लिटा देती है और पूरी रात सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह हो जाती है तो सरिता अपनी बच्ची की डेड बॉडी को उठाकर बाहर लेकर आती है और फिर उसको गोद में रखकर बैठ जाती है और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। चीख पुकार सुनकर जब आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं तो सरिता गांव के लोगों से झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरी बच्ची को कैंसर की बीमारी हुआ था, शायद कैंसर फट गया है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की मौत हो गई है। वाकई में दोस्तों, जब सरिता ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस सरिता की ही तहरीर पर अभिमन्यु और उसके बेटे मोनू को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है और इन तीनों आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन तीनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।